हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। आज मैं बात करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के ट्रेंड के बारे में। क्या ऑस्ट्रेलिया असेसमेंट लेवल 2 में इंडिया को करने के बाद वो इंडिया को वीज़ा दे भी रहा है या नहीं दे रहा है? क्या वीज़ा सक्सेस रेशो चल रहा है आज के डेट में? क्योंकि जिसे देखो वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा है कि भाई हमारी रिफ्यूज़ल आ गई, ग्रुप 8 के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। असेसमेंट लेवल 2 में आने के बाद भी अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वीज़ा नहीं दे रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप कॉलेज के लिए वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, आप लेवल, चाहे वो लेवल 1 के कॉलेजेस है, चाहे आप वेट कोर्स में लगा रहे हो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज में लगा रहे हो, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज में लगा रहे हो, तो कॉमन मिस्टेक्स जो हो रही है वहाँ पर ये हो रही है कि इमिग्रेशन ने तो ये बोल दिया है कि हाँ भाई फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीटी के राउंड जो है वो सेटिंग से निकल रहे हैं, पर फिर भी वीज़ा नहीं आ रहे हैं। जो मेन रीजन आ रहा है रिफ्यूजल्स का वो आ रहा है प्रोस्पेक्टस ऑफ रिटर्निंग होम, यानी कि वीजा ऑफिसर इस चीज से सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट स्टडी वीजा लेने के बाद अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके, कोर्स सिलेक्शन हो सकती है, कॉलेज सिलेक्शन हो सकती है, आपकी लोकेशन के भी इशू हो सकता है। पर फिर भी बच्चों के लिए यही चीज़ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो वीज़े अपने खोल दिए हैं, अब हमें तो वीज़ा मिलना चाहिए, कंसल्टेंट की गलती है, रिफ्यूज़ल लेटर लेके दे रहे हो, वीज़ा नहीं निकाल के दे पा रहे हो, तो सारी चीज़ें जो है वो आज के डेट में घूम फिर कर कंसल्टेंट्स के ऊपर ही आ रही। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी गलत होते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले 3 मंथ्स ओल्ड फंड लेता था, अब 1 ईयर ओल्ड फंड के लिए भी वो रिक्वायरमेंट कर देता है कि भाई हमें इसका सोर्स दो, आपके पास फंडिंग कहाँ से आई है। अगर ऐसे वाले फंडिंग की डॉक्यूमेंटेशन की जस्टिफिकेशन आपके पास है तो आपका वीज़ा तो निकल ही रहा है। फर्स्ट कौन से बच्चे रहे हैं जिनकी प्रोफाइल वीक है, जो 2024 पास आउट स्टूडेंट है, स्टिल अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लगा रहे हैं, उन बच्चों के ही रिजेक्शन आ रहे हैं। 25 पास आउट स्टूडेंट, चाहे वो बैचलर वाला है, चाहे वो स्कूलिंग वाला बच्चा है, जिसके पेरेंट्स की 14 लाख की इनकम है, जिसके पेरेंट्स के पास अच्छी अर्निंग पड़ी है, वो बच्चे का वीज़ा आज के डेट में भी निकल रहा है। दैट डू आई एग्री कि इस टाइम के ऊपर वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो 25, 30 या 35% ही वीज़ा सक्सेस रेशो चल रहा है, बाकी की जो वीज़ाज है वो रिफ्यूजल्स में ही कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपना वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करवाना चाहते हो तो मेक श्योर आप एक अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को ज़रूर क्लियर करो, यानी कि जब आप जीएस राउंड के लिए आप जा रहे हो उसमें आप हमेशा अपने इंटरव्यूअर को जस्टिफिकेशन दे के चलो कि आप ये कोर्स क्यों ले रहे हो, इस कोर्स के आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, एंड मेक श्योर उसका कंपैरिजन भी आपको देना ज़रूरी है पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आ रहा हूँ जो 10 टाइम इंडिया के कंपैरेटिवली 10 टाइम द फीस है, तो मैं वहाँ पर 1 साल पढ़ने के लिए 10 गुना फीस क्यों पे कर रहा हूँ, अपने होम टाउन में क्यों नहीं पे कर रहा हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन आपको अपने जीएस राउंड के इंटरव्यू के दौरान भी देनी है, और जब आप अपनी वीज़ा लॉजमेंट की फाइल करते हैं उस टाइम के ऊपर जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है, मेक श्योर आप उसमें भी ये जस्टिफिकेशन दे के चलो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है आपके कंसल्टेंट ने एसओपी बना के लगा दी, आपको पता ही नहीं है आपके एसओपी में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हो और ये चाहते हो कि हाँ जेन्युइन वे में आप लोगों का जो वीज़ा है वो निकल जाए, देन मेक श्योर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर के पास उसने फाइनेंशियल, ठीक है वीज़ा ऑफिसर ने फंडिंग को एग्जाम में डाल दिया है कि अगर आप वीज़ा के लिए फाइलिंग लॉन्च कर रहे हो तो हमें फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आप वीज़ा ऑफिसर को अपने फाइनेंशियल्स के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दे के चलो, अपने लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशंस दे के चलो। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो लैंग्वेज को लेने से मना कर दिया है, भाई आप तो पागल बना रहे हो हमारा। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कॉल्स आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं मैम इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आ गया, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए लैंग्वेज स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्यों मांग रहे हो।
भैया एडमिशन लेनी है, एडमिशन लेने के लिए आपको जीएस राउंड क्लियर करवाना है, ऑफर लेटर के ऊपर आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लिख के आ जाएगी। अगर आप ऑफर लेटर के लिए या किसी ऐसी कंट्री में जाने के लिए आप लैंग्वेज स्कोर नहीं दे सकते हो जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो आप उस कंट्री में सर्वाइव कैसे करोगे? तो मेक श्योर कि आप जब भी अपना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए प्लान आउट कर रहे हो, सो कॉल्ड सेटिंग या जुगाड़ के चक्कर में ना पड़ते हुए अपने जेन्युइन वे में वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करो। एग्री, नवंबर में बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स आई हैं, बट यू गाइस हैव अ स्टिल ऑप्शन। आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं। जिन बच्चों की ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूजल्स आ गई है, आप कंट्री स्विच कर सकते हो। आप न्यूजीलैंड को अपनी प्रेफरेंस में लेके आ सकते हो, वहां पर 1 साल अपना स्पेंड करने के बाद अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वो बच्चे जो फेब 26 के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस लगानी है, मेक श्योर आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है वो आपकी प्रोफाइल से एलिजिबल आपकी प्रोफाइल को बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। आपके पास आपके गैप की जस्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। आपके पेरेंट्स की इनकम जो है वो 14 लाख से ऊपर होनी चाहिए। आपके पास जो फाइनेंशियल है, अगर 35 लाख की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो 35 लाख का फंडिंग अगर आपके पास सारा का सारा फंडिंग नहीं है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन चलाते हैं। आप एजुकेशन लोन की भी जस्टिफिकेशन के साथ अपनी वीजा फाइलिंग कर सकते हो, अपना जीएस राउंड, अपना जीटी राउंड जो है वो कर सकते हो। बट मेक श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशंस लगाओ वो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करेक्ट होने चाहिए, ताकि अगर यूनिवर्सिटी वाले आपसे उस डॉक्यूमेंटेशन की जस्टिफिकेशन मांगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगाए हैं, मैंने अगर फंडिंग अपनी दी है तो मेरे फंडिंग का सोर्स क्या रहने वाला है। मोस्ट जो कॉमन मिस्टेक्स रहती है स्टूडेंट्स के तरफ से वो रहती है इनकम जस्टिफिकेशन। इनकम जस्टिफिकेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में बड़े ही ध्यान से देके चलनी है। एग्रीकल्चर इनकम वाले हो, ठीक है, 100% एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्टेड है, बट उसकी जस्टिफिकेशन भी तो आपको देनी पड़ेगी, जिसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास जे फॉर्म होने चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हो तो आपके पास आपकी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, जिसकी फर्द होनी चाहिए आपके पास। जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई से भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, जो भी आपकी वहाँ की स्टेट लैंग्वेज, अगर वो उस लैंग्वेज में है तो आप उसकी ट्रांसलेशन भी अपने साथ में लगाओगे। जब एग्रीकल्चर की इनकम की जस्टिफिकेशन दे रहे हो, जे फॉर्म दोगे, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप अपनी 3 से 4 फसल के जे फॉर्म दो और उसकी उस अकाउंट की स्टेटमेंट जरूर लगाओ जिस अकाउंट में वो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम की जस्टिफिकेशन मानी जाएगी। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ रिटर्न्स लगा दी और बोल दिया कि भाई हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, ये जे फॉर्म है, ये हमने तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवा लिया, एंट्री कहाँ है अकाउंट में? भाई एंट्री तो किसी रिश्तेदार के अकाउंट में है, तो वो सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। अब सैलरीड पर्सन हो, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड हैं, उनकी सैलरी इस अकाउंट में आनी चाहिए, उनकी रिटर्न भी सैलरी की होनी चाहिए, उनकी पे स्लिप, सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, ये आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप सैलरी पर्सन की इनकम को जस्टिफिकेशन दे पाओगे। अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न से रहते हैं कि बिजनेस की जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, स्पेशली वो जो बुटीक रन करते हैं, जिनकी टिफिन सर्विसेज रहती है। कोई बात नहीं, आपकी बुटीक है, आप अपनी टिफिन सर्विसेज जो है वो चला रहे हो, आपने उसको रजिस्टर्ड कराया होगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप वो प्रोवाइड करवा दो। आप जब से उसको चला रहे हो उसका इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रूफ होगा, कोई शॉप रन कर रहे हो उसका कोई बोर्ड वगैरह लगा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन यूनिवर्सिटीज का तो ये कहना है कि आजकल तो एक वो पर्सन जो एक कार्ट लगाता है, यानी कि जो बंदा एक ठेला लगाता है, वो भी आजकल गूगल पे की एंट्रीज लेता है। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस दिखा रहे हो तो मेक श्योर आपके अकाउंट में, चाहे आप अपने सेविंग्स अकाउंट में उसके ट्रांजैक्शंस ले रहे हो, चाहे आप करंट अकाउंट में उसके ट्रांजैक्शंस ले रहे हो, आपके गूगल पे की ट्रांजैक्शन होनी मस्ट है, तभी आप अपने बिजनेस की जस्टिफिकेशन जो है वो दे पाओगे। अनटिल और अनलेस आप कोई एमएनसी रन नहीं कर रहे हो जिसमें आपके अकाउंट में गूगल ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें एग्जाम में जा सकती हैं। बट अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट लगा रहे हो, अपने आप को स्मॉल बिजनेस वाला पर्सन दिखा रहे हो या फूड चेन कोई रन कर रहे हो, तो आपको गूगल पे की ट्रांजैक्शंस ज़रूर लगानी चाहिए, ये जस्टिफिकेशन देने के लिए कि हम एक जेन्युइन और ऑथेंटिक पर्सन हैं, हमारी इनकम इसी चीज़ों से जनरेट होती है। वही फंडिंग आपके सॉलिड बन पाएगी तभी।
अदरवाइज आपके फाइनेंशियल आपके पास है बट इनकम की जस्टिफिकेशन नहीं है, रिफ्यूज़ल आ जाएगी, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई अगर हमारा COE आ गया तो हमारी 100% जो है वो तो वीज़ा आ जाएगी। ये चीज़ें नहीं है। वीज़ा ऑफिसर ने अगर आपकी रिफ्यूज़ल दे दी ये बोल के कि आपके फैमिली टाई स्ट्रांग नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर आपके जो इनकम के डॉक्यूमेंटेशन हैं उसमें कुछ ना कुछ वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उसने आपको, वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा नहीं दिया है। अगर वीज़ा ऑफिसर ने फाइनेंशियल्स को एग्जाम में डाल दिया है बट तब भी जब आप अपनी ऑफर लेटर लगा रहे हो, अपनी COE लगा रहे हो, उसके नीचे अपने फाइनेंशियल और अपने इनकम का डॉक्यूमेंटेशन लगा के चलो, ताकि वीज़ा ऑफिसर उन डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाइड हो पाए। इफ़ पॉसिबल अपनी CA रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंटेशंस भी लगाओ ताकि आप वीज़ा ले पाओ। नवंबर इनटेक में बहुत सारे बच्चों ने रिजेक्शंस लिए हैं, बट मेक श्योर कि वो बच्चे जो फेब इनटेक के लिए प्लान आउट कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन की एक्यूरेसी में लेते हुए, उनको ये पता होते हुए कि हमारी जो ऑफर लेटर अपने GT राउंड के लिए जो हमारे कंसल्टेंट ने SOP बनाई है उसमें वो क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारी कंसल्टेंट ने लगा दिया, हमें तो पता ही नहीं है, उन्होंने हमारे गैप जस्टिफिकेशन कैसे दिए है, उन्होंने ये कैसे मेंशन कर रहा है कि मैं उस कंट्री में पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अपनी होम टाउन में क्यों नहीं पढ़ रहा, उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास रहूँ। और मेक श्योर कि जब भी आप अपनी लॉजमेंट करवा रहे हो, खुद कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, आप उस टाइम के ऊपर भी अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो ज़रूर रीड करो, ताकि आपको पता हो कि आपकी फाइल में वही डॉक्यूमेंटेशंस लग रहे हैं ना जो डॉक्यूमेंटेशंस आपने प्रोवाइड करे हैं, आपके कंसल्टेंट ने या किसी पर्सन ने किसी डॉक्यूमेंट के साथ किसी तरह का भी कोई फ्रॉडलैंड नहीं करा है। तो अगर आपके भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न्स हैं, या आपको ये जानना है कि आपका अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ गया है और कौन सी कंट्री है जिसके ऊपर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो बिना किसी हेजिटेशन के कर सकते हो, जिससे आपका वीज़ा निकल जाए ना कि रिफ्यूज़ल आए, तो फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।